नमस्कार दोस्तों, एचआर इन्वेस्टर में स्वागत है आपका। और मैं आज फिर एक वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे दोस्तों क्रिप्टो में जो प्राइस डंपिंग और जो पंपिंग है उसका क्या खेल है, ये सब कैसे चलता है और क्रिप्टो मार्केट इतने वॉलेटाइल क्यों है, इतना वॉलेटाइल क्यों है। दोस्तों हम ये सुनते आते हैं क्रिप्टो वॉलेटाइल है, रिस्की है, तो ये सब है क्यों, उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, दो बातें हैं क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी में, दो। सबसे पहली बात कि इसको वॉलेटाइल हम बनाते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों पर उसमें पैसा लगाते हैं, निकालते हैं। छोटी छोटी सूचनाओं पर उसमें पैसा लगाते हैं, निकालते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, ये जो वॉलेटिलिटी है ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है, एक साइकोलॉजिकल गेम है। देखिए दोस्तों, सीपीआई डेटा आया, सीपीआई का डेटा आया, उसने 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया। अब आप ये बताइए, 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के कारण क्रिप्टो से पैसा निकालकर क्या वहाँ लोग बैंकों में जमा करने लगेंगे? क्या ये संभव है? क्रिप्टो जो इतना फ़ायदा देता है, इसमें एक ही दिन में 10%, 20%, 15% ईजीली रिटर्न मिल जाता है। तो क्या कोई व्यक्ति क्रिप्टो से पैसा निकालकर वहाँ बैंकों में जमा करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है कि सीपीआई डेटा बढ़ गया है तो लोग क्रिप्टो से पैसा निकालेंगे, और निकालेंगे तो क्रिप्टो का रेट गिरेगा और वहाँ लोग जमा करेंगे। केवल ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। और जैसे ही डेटा आता है तो एक पूरा जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें एक हवा बन गया है। उसे लगता है सीपीआई डेटा बढ़ा हुआ आया है तो लोग पैसा निकालेंगे, लाओ हम भी निकाल लें, और सब निकालने लगते हैं। और इसलिए प्राइस है, मार्केट है, वो डाउन चला जाता है। इसी तरह और भी खेल हैं जो क्रिप्टो को वॉलेटाइल बनाते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया एक तो सीपीआई डेटा वाला, लेकिन और भी खेल हैं जो क्रिप्टो को वॉलेटाइल बनाते हैं। दरअसल हम जो उसमें निवेश करते हैं, हम खुद इतने अधैर्यवान होते हैं, हम इस उम्मीद से करते हैं कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रिटर्न मिलेगा। फिर हमें ये डर भी होता है कि कहीं मार्केट नीचा गया तो वो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नीचा भी आ सकता है। इसलिए हम बहुत जल्दबाजी करते हैं पैसा लगाने में और निकालने में। इसीलिए क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है। दूसरा रीजन वॉलेटाइल क्यों है और ये खेल कैसे चलता है पूरा, मैं समझाता हूँ। दोस्तों ये मैंने कॉइन्स ले लिए, क्योंकि क्रिप्टो का लीडर कौन है? बिटकॉइन। बिटकॉइन ले लिया मैंने। अब ये सारे कॉइन हैं, सोल है, डॉट है, एडा है, ये मैंने सपोज करके ले लिए हैं। ये कोई प्रॉपर तरीके से मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यही कॉइन है। यहाँ मैंने ले लिया ABC, इस तरह कोई भी कॉइन हो सकता है। पूरा मार्केट ऐसे चलता है कि BTC हमारा क्रिप्टो का लीडर है, और जितने भी कॉइन्स हैं, मोस्टली कॉइन, उनके जो फाउंडर हैं या उनकी जो कंपनियां हैं वो बिटकॉइन में अपनी होल्डिंग जरूर रखती हैं। वो एक सिक्योरिटी पर्पज से बिटकॉइन में अपनी होल्डिंग जरूर रखती हैं। और बिटकॉइन के अलावा भी वो अन्य कॉइन्स में होल्डिंग हो सकती है उनकी, उन्हें जैसे अच्छा लग रहा है। मान लीजिए एडा है, एडा अपनी सोल में रख सकता है, सोल है वो डॉट में रख सकता है, डॉट है वो माना में रख सकता है। तो इस तरह से भी होल्डिंग लोग रखते हैं, कंपनियां हैं या जो उसके फाउंडर हैं वो होल्डिंग रखते हैं, ताकि कोई भी आपातकाल की स्थिति आए उनके कॉइन के लिए तो वो वहां अपनी होल्डिंग को काम में ले सकें। अब मान लीजिए सोल है, सोल की BTC में होल्डिंग है, सोल के साथ कुछ भी आपातकाल हुआ, कुछ भी अनहोनी घटना हुई, जैसे कि अभी FTX के साथ हुई, ठीक है, तो सोल क्या करेगा? अपने को बचाने के लिए, अपने को रिकवर करने के लिए अपनी BTC होल्डिंग को सेल करेगा, अपनी BTC होल्डिंग को सेल करेगा। और ये BTC होल्डिंग को सेल करेगा अपने को रिकवर करने के लिए। अब क्योंकि ये भी इससे जुड़ा है, इसकी भी होल्डिंग है, इसकी भी होल्डिंग है, इसकी भी है, इसकी सबकी है, और अब जब ये सेल करेगा और एक बड़ा अमाउंट सेल करेगा तो BTC का प्राइस कैसा होगा? डंप, डाउन आएगा। जब BTC का प्राइस डाउन आएगा तो इन सबको भी लगेगा कि BTC का प्राइस डाउन आ रहा है, उससे पहले हम अपना पैसा निकाल लें। या जो रिटेल इन्वेस्टर है
वो पहले से ही वोलेटाइल बैठा है, वो पहले से ही डरा हुआ बैठा है, उसे लगता है फायदा तो हो घाटा ना हो, तो वो भी अपना पैसा निकालने लगता है। अब जब बीटीसी का प्राइस डंप हुआ तो इन सब ने पैसा निकाला, या सब ने ना भी निकाला क्योंकि इनकी होल्डिंग बीटीसी में है, तो इनका भी प्राइस डंप हुआ। अब इनका प्राइस डंप हुआ तो मार्केट में एक पैनिक क्रिएशन होता है, पैनिक पैदा होता है, और फिर लोग पैनिक सेल करते हैं, भय के मारे सेल करते हैं। और जब सेलिंग प्रेशर मार्केट में आता है तो फिर सारे कॉइन्स में सेलिंग आने लगती है और एकदम से मार्केट क्रैश कर जाता है। दोस्तों ये है पूरा खेल प्राइस डंपिंग का। और दोस्तों यही ठीक होता है पंपिंग के लिए। मान लीजिए कुछ अच्छी न्यूज आई, कुछ अच्छी चीजें आई, बिटकॉइन में इन्वेस्ट हुआ, अब सारे कॉइन की होल्डिंग बिटकॉइन में है। जब बिटकॉइन का प्राइस पंप हुआ तो जब इनकी होल्डिंग है उसमें तो इनका प्राइस भी पंप होने लगता है, इनमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है, और इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चलता है। दोस्तों अभी जो प्रकरण हुआ FTX वाला, वो भी इसका ताजा उदाहरण है, क्योंकि FTX की होल्डिंग बिटकॉइन में थी और सोल में थी। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, CZ ने कहा कि हम अपनी होल्डिंग को सेल करेंगे, एक पैनिक पैदा हुआ। उसने उस रिकवरी के लिए, पहले से ही वो परेशान था, और उसने उस रिकवरी के लिए फाइनेंस के CEO CZ ने अपना अमाउंट सेल करने की बात की, तो एक सेलिंग प्रेशर आया, लोगों ने FTX को बेचना शुरू किया, और उसकी रिकवरी के लिए FTX ने अपने BTC बेचे, जो BTC होल्डिंग थी वो सेल किए, और सोल था उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में, वो सेल किया। जब BTC सेल किया तो BTC का प्राइस नीचे आया। अब क्योंकि सब ये इंटरकनेक्ट हैं BTC से, तो सबका प्राइस नीचे आया। सोल बहुत बड़ी मात्रा में बेचा गया तो सोल भी बहुत डंप हुआ। अब सोल भी BTC से कनेक्ट है तो सोल का प्राइस खुद गिरा और BTC का भी प्राइस गिरा। तो इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम होता है और मार्केट डंप होता चला जाता है। दोस्तों यही सेम लूना के साथ हुआ था। जब लूना USTC से डीपेग हुआ तो उसकी रिकवरी के लिए, क्योंकि लूना फाउंडर के पास बहुत सारी मात्रा में BTC थे, उन्होंने BTC को सेल किया रिकवरी के लिए, और वो BTC को सेल करते रहे, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर इतना था कि लोग उसको बेचते रहे, वो BTC सेल कर करके उसमें लगाते रहे, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना था कि लोग रुके नहीं और बेचते रहे अपना USTC और लूना। तो वो प्राइस डंप होता रहा और एक स्थिति आई कि मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश कर गया। तो दोस्तों लूना वाली घटना और ये FTX वाली घटना, ये दोनों उदाहरण हैं कि मार्केट किस तरह से डंप होता है, क्योंकि पूरा मार्केट कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है, पूरा मार्केट कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है। और खासतौर से BTC की होल्डिंग, BTC में सबकी होल्डिंग है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से सारे कॉइन BTC में अपनी होल्डिंग रखते हैं, इसलिए पूरा मार्केट एकदम से डंप हो जाता है। सेलिंग प्रेशर आता है और सब BTC अपने कॉइन्स को रिकवर करने के लिए, किसी भी एक कॉइन के साथ घटना होती है तो रिकवर करने के लिए अपने BTC सेल करता है, अपनी होल्डिंग सेल करता है, और जब BTC में तो सबका इन्वेस्ट है ही, सबकी होल्डिंग है ही, BTC डाउन आता है तो सेलिंग प्रेशर आता है और पूरा मार्केट डंप होता चला जाता है। इसके पीछे एक चीज और है, ये क्रिप्टो कहने का तात्पर्य एक अलग ही सिस्टम से क्रिएट होता है। अगर इसका सिस्टम मैं वो भी समझाता हूं। मान लीजिए आप ही कॉइन बना रहे हैं, आपने 1000 कॉइन बनाए, बहुत अधिक पैसे की जरूरत नहीं है कॉइन बनाने के लिए, आपके पास ब्लॉकचेन बनाने के लिए कुछ होना चाहिए। अब ब्लॉकचेन के लिए आपके पास वैलिडेटर होने चाहिए और एक टीम होनी चाहिए। अगर आप उसका खर्चा वहन कर सकते हैं तो ब्लॉकचेन बना सकते हैं, ठीक है, और फिर अपने उस पर कॉइन क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ब्लॉकचेन भी आपके पास नहीं है, कोई जरूरत नहीं, आप दूसरे की ब्लॉकचेन पर बना सकते हैं, तब और भी खर्चा कम है। मान लीजिए अब तो क्या बनाएंगे आप, टोकन। अपनी ब्लॉकचेन में बनाएंगे तो कॉइन होगा, और दूसरे की ब्लॉकचेन में बना रहे हैं तो क्या होगा, टोकन। तो मान लीजिए आपने 1000 टोकन बनाए, ठीक है, आपकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है, दूसरे की ब्लॉकचेन पे आप 1000 टोकन बना रहे हैं। आपको अब मान लीजिए आपने प्राइस रखा इसका 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया प्राइस रखा, तो ये 1000 कॉइन बनाने के लिए 1 रुपये प्राइस से आपके पास 1000 रुपये होने चाहिए, लेकिन इसको होने की जरूरत नहीं है। यही गड़बड़ी है, यही एक चीज है, वहां से सारी गड़बड़ियां शुरू होती हैं। कोई भी कॉइन बनाता है और उसका प्राइस निर्धारित करता है, तो जितने कॉइन हैं और जितना प्राइस निर्धारित कर रहा है
उसका मल्टीप्लाई करके उसके पास अमाउंट होना चाहिए, तब कॉइन जनरेट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल ब्लॉकचेन तकनीक का हम दुरुपयोग करते हुए ये सिस्टम शुरू हुआ है पूरा। ब्लॉकचेन तकनीक पर केवल हमने कॉइन जनरेट किए, कितने टोकन हमारे हैं और हमने डाल दिए हमारे पास केवल, और हम रेट भी निर्धारित कर देते हैं कि ये 50 रुपए का है, ये 10 रुपए का है, जबकि हमारे पास उतना अमाउंट है भी नहीं, केवल कॉइन जनरेट हो जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज है कि आप कॉइन जनरेट कर रहे हैं, आपके पास अमाउंट उतना है ही नहीं, केवल एक सिस्टम है। कहने का तात्पर्य जो कॉइन है वो एक काल्पनिक है एक तरह से, क्योंकि वो काल्पनिक इसलिए है कि भौतिक रूप में तो है नहीं, केवल हमने सॉफ्टवेयर में डाल दिया, उसको हमने जनरेट किया कोडिंग से और सॉफ्टवेयर में डाल दिया। अब हमारे पास पैसा तो है नहीं, अब जो हमने 1000 कॉइन 1 रुपए से कीमत से रख दिया, अब मान लीजिए 500 हमारे पास, 500 हमारे कॉइन तुरंत ही बिक गए, 500 बिक गए तो हमारे पास कितना रुपया आ गया 500। अब हमने सिक्योरिटी पर्पस से क्या किया, उसको BTC में डाल दिया। तो मन में आए सो ऐरा गैरा कॉइन बना रहे हैं और इस तरह से अपना रेट निर्धारित कर रहे हैं, और सिक्योरिटी पर्पस से जो भी पैसा उसको आता है उसमें वो BTC में अपने उसके लिए लगा देते हैं, सिक्योरिटी के लिए। बस यही दुनिया चल रही है क्रिप्टो की, मन में आए सो ऐरा गैरा कॉइन बना रहा है। बहुत ज़्यादा पैसे वाला होने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनियां पहले बिटकॉइन में निवेश किया करती थी, बिटकॉइन को खरीदा करती थी, उन्हीं कंपनियों ने धीरे धीरे कॉइन बना लिए। कुछ कंपनियां बहुत छोटी थीं, लेकिन जैसे ही क्रिप्टो का मायाजाल बढ़ा, क्रिप्टो का पैसा आया, वो कंपनियां बड़ी हो गई। और अब वो बड़ी हो गई, जब कोई आपातकाल आता है तो उनके पास अपनी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपने आप को बचा पाए, उनके पास कुछ है ही नहीं। दरअसल जो उन्होंने कौन बनाए उसमें से जो कमाई कर ली वो उन्होंने बिटकॉइन में डाल दी, कुछ अपने ऐशो आराम में लगा दी। जब कोई आपातकाल की स्थिति आती है उसको बचाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। दरअसल नहीं है का मतलब दोस्तों वो इसीलिए नहीं है कि उनके पास पहले भी कुछ भी नहीं था, वो तो केवल उन्होंने कॉइन जनरेट कर दिया था। यही एक अंतर है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में कोई कंपनी है तो उसका वजूद होता है, उसका बैकअप होता है। इसका कोई बैकअप नहीं है, इसका वही बैकअप है जो इन्होंने थोड़ी बहुत कमाई की और बिटकॉइन में लगा दी, बिटकॉइन में होल्डिंग कर ली या किसी अन्य कॉइन में कर ली, वही इनका बैकअप है। और वो बैकअप फिर काम नहीं आता है, क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर आता है तो बिटकॉइन अपने आप को ही नहीं बचा पाता, वो खुद डंप हो जाता है, इसलिए वो काम नहीं आता है। दोस्तों ये पूरा मायाजाल इस तरह से चलता है। वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें अगर पसंद आया हो तो, और बेल आइकन में ऑल को जरूर प्रेस कर लें।